नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। बिहार में महिलाओं के लिए चुनावी साल में नीतीश सरकार ने बड़ा तोहफा देते हुए रोजगार के लिए 10,000 रुपए देने की घोषणा की। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का शुभारंभ करते हुए सीएम नीतीश कुमार ने योजना से संबंधित वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस योजना के तहत रोजगार शुरू करने के 6 महीने के बाद आकलन किया जाएगा। संतोषजनक रहने पर कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए 2 लाख रुपए की मदद सरकार करेगी। आज से योजना के लिए आवेदन भी लिए जाएंगे और आज से 12 सितंबर तक आवेदन लोग कर सकते हैं। तो महिलाओं के लिए एक बड़ा तोहफा, और देखिए इसको आज हरी झंडी दिखाई गई। स्वरोजगार के लिए 10,000 की मदद सरकार करेगी और इसके बाद 6 महीने का समय होगा महिलाओं के पास कि वो अपने काम को आगे बढ़ा सके। अगर संतोषजनक कारोबार दिखता है और उसके बाद सरकार की तरफ से 2 लाख रुपए की आर्थिक मदद महिलाओं को दिए जाने की बात हुई है। देखिए महिलाएं इससे बहुत खुश हैं। उनका कहना है कि आत्मनिर्भर बनेंगी और ये सब कुछ सीएम नीतीश उनके लिए कर रहे हैं। आप आवेदन आज से कर सकती हैं। आज से लेकर 12 सितंबर तक बिहार की महिलाएं आवेदन कर सकती हैं अगर वो आत्मनिर्भर बनना चाहती हैं। परिवार की हर एक महिला को 10,000 रुपए की मदद की शुरुआत सरकार करने जा रही है और इसके लिए आज उसको हरी झंडी दिखाकर वाहनों को रवाना किया गया ताकि ये वाहन महिलाओं तक पहुंचे, उनको बताएं कि कैसे वो आत्मनिर्भर बन सकती हैं और सरकार की योजना का लाभ उठा सकती हैं। तो मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की शुरुआत हो चुकी है। अब सवाल यह है कि इस योजना का लाभ लेने के लिए क्या करना होगा, कौन कौन से लोग इसके लिए योग्य होंगे। इस पर ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने न्यूज 18 से खास बातचीत की है, आपको सुनवाते हैं। श्रवण जी, जरा हमारे महिला हैं बिहार की, उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण दिन है आज का दिन। कैसे उन्हें अप्लाई करना होगा, कौन सा फॉर्मेट में अप्लाई करना होगा, जरा बताएं। देखिए, राज्य में अब तक 11 लाख स्वयं सहायता समूह बना हुआ है। 1,40,00,000 परिवार अभी तक जुड़े हुए हैं, जिसमें से 2,01,000 परिवार को सतत जीविकोपार्जन में जोड़ करके उनको हम लोगों ने आत्मनिर्भर बनाया है। 2-2 लाख रुपया उनको दे करके उनको रोजगार खड़ा किया है। और जब महिला रोजगार योजना बिहार की सरकार और बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने आज उसको लॉन्च किया है, आज आरंभ किया उन्होंने, तो एक फॉर्मेट भी जारी की गई है कि जीविका की दीदी जो पहले से बनी हुई है उनको एक फॉर्म भरना है। जो 4 पन्ने का फॉर्म है वो रोजगार के लिए उनको फॉर्म भरना है। और 4 पन्ने का ये है हमारा, ये 4 पन्ने का है। ये 4 पन्ने में पूरी जानकारी वो देंगे और किस तरह का रोजगार करना चाहती है वो खुद तय करेंगी कि वो रोजगार हम कौन चुन रहे हैं। और उसके बाद उनके खाते में तो पहले 10-10 हजार रुपया चला जाएगा इसी महीने में। इनको अगर जमा करने में कुछ विलम्ब भी होगा और फॉर्म जब आ जाएगा, जमा होकर आ जाएगा, तो उनको हम समीक्षा करके उनके खाते में 2-2 लाख रुपया अतिरिक्त और डालेंगे। अच्छा, जरा सा सर ये बता दीजिए कि जिन महिलाओं को ये आवेदन देना होगा, क्राइटेरिया क्या क्या सरकार ने रखा है? क्राइटेरिया तो है कि 18 वर्ष से ऊपर उम्र होना चाहिए, 60 वर्ष से कम उनकी उम्र होनी चाहिए। जिनके परिवार में नौकरी में है उनको इसका लाभ उस महिलाओं को नहीं मिलेगा। जो इनकम टैक्स के पेई हैं उनको इसका लाभ नहीं मिलेगा। बाकी सभी ग्रामीण क्षेत्र में हो या शहरी क्षेत्र में हो, सबको इसका लाभ मिलेगा। लेकिन जो जीविका से अभी तक जुड़े नहीं हैं उनके लिए भी एक फॉर्म जारी किया गया है। वो जीविका से जुड़ जाएंगी तब उनके खाते में भी 10,000 रुपया चला जाएगा और उनको भी ये फॉर्म, जब दूसरा फॉर्म जो रोजगार के लिए जमा करेंगे तब फिर अतिरिक्त राशि 2 लाख रुपया उनके खाते में चला जाएगा। लेकिन हर व्यक्ति के खाते में इसी महीने में 2-2 लाख रुपया जाएगा। और जो हमने आकलन किया है, हमने समझा है कि लगभग राज्य के 3 करोड़ हम महिलाओं को हम यह राशि 10-10 हजार की राशि भी देंगे और 2-2 लाख रुपया उनको मिलेगा। जो ये 4 जो हमारा फॉर्म है 4 पेज का, उसको भर के जमा करेंगे, उनको 2-2 लाख रुपया अतिरिक्त भी मिलेगा। और वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सिवान के नारायणपुर गांव में 558 करोड़ रुपए की 9 योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया है। उद्घाटन के बाद सीएम नारायणपुर गांव में लगे स्टॉल का जायजा भी उन्होंने लिया।
साथ ही लाभुक और जीविका दीदियों से संवाद किया गया। सीएम के साथ दोनों डिप्टी सीएम मौजूद थे। एनडीए के कई बड़े नेता मंच पर दिखाई दिए। लोजपा के जिला अध्यक्ष महादेव पासवान जी। और वहीं सिवान में सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि जो पहले की सरकार थी उसने कोई काम नहीं किया। शाम में बाद कोई घर से बाहर नहीं निकलता था, शाम के बाद कोई घर से बाहर निकलने में डरता था। हम लोगों को मौका मिला तो हमने काम किया और अभी भी काम कर रहे हैं। 10 लाख रोजगार की बात थी, लेकिन अब तक 39 लाख रोजगार दे चुके हैं, जो कि चुनाव के बाद 50 लाख हो जाएगा। सीएम ने विपक्ष पर भी निशाना साधा और कहा कि बाहर वाले आकर अटपट बोल रहे हैं, कभी काम नहीं किया है, उन लोगों के चक्कर में आप मत पड़िएगा। कभी कोई आज तक काम नहीं किया, अब कुछ नहीं होगा, इसलिए उन लोगों के चक्कर में मत रहिएगा। और यहाँ पर हम लोग इतना ज्यादा कर रहे हैं और सब मिल करके एक एक तरह का काम हर जगह सब जगह के आगे बढ़ाने के लिए सब काम किया जा रहा है। हमने कौन सा काम किया? हम लोगों के यहाँ से गलती हुआ, 2 बार 1.5 महीना जो हम लोगों ने उस सबकी इच्छा पर रख दिए थे, लेकिन कुछ नहीं किया। बाएं दाएं करता था उसको हटा दिया। और जो हम लोगों का शुरुआत हुआ था उसी तरह से जो बीजेपी और जेडीयू का हम लोगों ने तय कर दिया, कभी भी उन लोगों के साथ नहीं, वो लोग कभी कोई काम नहीं। हम लोग पहले से भी आगे आए और इतना काम करवाया। अब सब दिन के लिए हम लोग यही काम करेंगे मिल करके। हम जानते हैं और केंद्र से भी बहुत सहयोग मिल रहा है, तो चारों तरफ से एक एक काम हो रहा है जो आपको बताए। और वहीं बिहार विधानसभा चुनाव के पहले महागठबंधन की पार्टियां सीट शेयरिंग को लेकर मंथन कर रही हैं। 6 सितंबर को नेता प्रतिपक्ष अपने सरकारी आवास पर घंटों तक मंथन करते हुए देखे गए, लेकिन बैठक के बाद बड़े नेता सीटों पर अंतिम सहमति आगे वाली बैठक में होने की बात कहते हुए नजर आए। सीएम फेस के चेहरे पर भी बैठक में शामिल दलों के बीच सहमति की कमी दिखाई दी। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता संजय कुमार, उनकी पूरी रिपोर्ट देखिए। विधानसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन के अंदर सीट शेयरिंग को लेकर 6 सितंबर को प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव के आवास पर महागठबंधन की बैठक जरूर हुई, लेकिन इस बैठक में सीट शेयरिंग का मसला हो या सीएम फेस का चेहरा हो, इसको लेकर नेताओं में सहमति नहीं दिखी। एक बार फिर से कांग्रेस के नेता बाहर निकले और जब उनसे पूछा गया कि सीट शेयरिंग का जो मसला है क्या आप लोगों ने तय कर लिया, तो कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि चूंकि महागठबंधन में नई एलाइज पार्टियां आ गई हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा और पशुपति पारस की रालोसपा, तो ऐसे में अब सीट शेयरिंग का मसला जो है वो फिलहाल सुलझा नहीं है, लेकिन पटरी पर है और आने वाले दिनों में तय कर लिया जाएगा कि कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। जहां तक सीएम फेस की बात है तो लगातार कांग्रेस के नेता यह कह रहे हैं कि विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद ही विधायक तय करेंगे कि सीएम फेस कौन होगा। लेकिन उसी बैठक में शामिल होने वाले वीआईपी नेता मुकेश सहनी ने मीडिया कर्मियों को साफ शब्दों में कहा कि बिहार में अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो तेजस्वी यादव सीएम फेस होंगे। यानी अभी सीएम फेस पर कॉन्ट्राडिक्शन है और वीआईपी नेता का बयान कुछ अलग है और कांग्रेस नेताओं का बयान कुछ अलग है। अब सीट शेयरिंग का मसला फिलहाल अभी सुलझा नहीं है। अब देखना होगा आने वाले दिनों में कब और कितनी बैठकें होती हैं, तब जाकर महागठबंधन के नेता सहमति बना पाते हैं कि आखिरकार महागठबंधन में शामिल कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। कल की बैठक में हालांकि कोई रूपरेखा तय नहीं थी, लेकिन यह तय किया गया कि जहां जहां जिन पार्टियों की दावेदारी है उसको लेकर वो अपना पुख्ता सबूत और पुख्ता दावा तेजस्वी यादव के सामने रखें। कांग्रेस और वीआईपी की तरफ से जो लिस्ट है वो दी गई है, लेकिन अब अंतिम सहमति जो है वो कब तक बनेगी, किस तरीके से बनेगी, यह बता पाना फिलहाल मुश्किल है। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर इंडिया ब्लॉक की एक बड़ी बैठक शनिवार को तेजस्वी यादव के घर पर हुई। इस बैठक में सीट शेयरिंग को लेकर कई मुद्दों पर बात हुई है। इस दौरान वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने बड़ा दावा कर दिया। बड़ा बयान देते हुए उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ना है।
में नेतृत्व तेजस्वी जी के तेजस्वी जी के नेतृत्व में हम लोग को चुनाव लड़ना है। मुख्यमंत्री का कैंडिडेट तेजस्वी जी है। उसी तरीके से सरकार में सभी दल को कुछ ना कुछ सहयोग होगा, सरकार में हिस्सेदारी होगा, तो निश्चित तौर पे डिप्टी सीएम का नाम पे जो है वो समय रहते हुए आप लोगों के बीच में घोषणा हो जाएगा कि कौन होंगे। ठीक है, इसमें कोई ना डिप्टी सीएम ना सीट के लिए कोई विवाद नहीं है और एकदम हैप्पी मूड में हम लोग हैं। और चलिए बात कश्मीर में तोड़फोड़, बिहार में सियासी विस्फोट की कर लेते हैं। श्रीनगर में अशोक स्तंभ वाली शिलापट को तोड़े जाने पर बीजेपी ने कड़ी आपत्ति जताई। सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने सीधे सीधे कांग्रेस के राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की इस घटना पर चुप्पी को लेकर सवाल उठा दिए। अभी 2 दिन पहले बिहार को लेकर केरल कांग्रेस ने एक पोस्ट किया था जिस पर बवाल मचा, जिसमें बी से बिहार और बी से बीड़ी की तुलना की गई थी। और ऐसे में सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि सम्राट अशोक बिहार की धरती के पुत्र थे और केरल से कश्मीर तक कांग्रेस ने बिहार से जुड़े प्रतीकों के साथ ऐसे व्यवहार करने का जो ठेका ले रखा है। अशोक स्तंभ जो कि राष्ट्रीय प्रतीक है, उसके अपमान पर आखिर राहुल तेजस्वी क्यों चुप हैं, इसका जवाब उनको देना चाहिए। और ये देखिए तस्वीरें आपके सामने हैं। इसी तस्वीर को लेकर सवाल पूछा जा रहा है और सम्राट अशोक बिहार की धरती के पुत्र हैं, ये हवाला दिया जा रहा है। दरअसल अशोक स्तंभ वाले शिलापट को तोड़ा गया है जिस पर बवाल मचा हुआ है और सवाल पूछा जा रहा है कि कांग्रेस का स्टैंड क्यों नहीं इस पर क्लियर है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि सम्राट अशोक बिहार की धरती के पुत्र थे। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि केरल से लेके कश्मीर तक बिहार से जुड़े हुए प्रतीकों के प्रति ऐसा लगता है कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने कोई ठेका ऐसा ले रखा है उन्हें अपमानित करने का। मैं तेजस्वी यादव जी और राहुल गांधी जी से, इन दोनों से साफ पूछना चाहता हूं कि देश की पहचान के प्रतीक के ऊपर यह हमला, उस पर आपकी चुप्पी और फिर आपके नेता का उसके प्रति यह बयान, उस पर आपकी चुप्पी बहुत गहरे और गंभीर सवाल खड़े कर रही है। और वहीं बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि इंडिया गठबंधन के नेता बिहार को लगातार अपमानित कर रहे हैं और कई मामलों में जिस तरीके से बिहार की छवि खराब की गई, उसका खामियाजा इंडिया गठबंधन को आने वाले विधानसभा चुनाव में भुगतना होगा। अस्मिता के साथ, बिहार के अस्मिता के साथ जिस तरह लगातार कांग्रेस पार्टी महागठबंधन के लोग पहले प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की मां को अपशब्द कहना, अपमानित करना, केरल कांग्रेस के द्वारा बिहार को बीड़ी शब्द से सम्मानित करना और आज जो घटना कश्मीर से आई, कश्मीर से कन्याकुमारी तक लोगों में रोष है कि जिस व्यक्ति ने अखंड भारत का सपना देखा, पूरा भारत बनाया, भारत स्तंभ बनाया, अशोक चक्र बनाया, उस अशोक चक्र पर, अशोक के स्तंभ पर हमला कश्मीर में किया गया और वहाँ के मुख्यमंत्री ने जिस तरह का बयान दिया, ये अपने आप में शर्मसार करने वाला। भारत बचेगा तभी तो कांग्रेस पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, राजद रहेगी। भारत के ही अस्मिता पे सवाल उठा दिया और भारत, क्योंकि मगध, इसी मगध, बिहार से मगध था और उपराजधानी कश्मीर हुआ करता था। लेकिन मेरा ये मानना है कि जिस तरह अपमानित ये लोग कर रहे हैं, बिहार और देश की जनता देख रही है कि भारत बचेगा, बिहार बचेगा तभी तो भारत की अस्मिता बचेगी। अब तो भारत पर हमला है। बिहार के राजा, मगध के राजा सम्राट अशोक पर के अशोक स्तंभ पर हमला करना भारत पे हमला है। ये बिहारियों का अपमान है, बड़ा अपमान। ये स्वाभाविक है। बिहार की अस्मिता, बिहार से ही मगध को पहचान मिली। मगध यही था और मगध पूरे भारत को, आज जो भारत देख रहे इससे 3 गुना बड़ा भारत था। उसके अस्मिता का सवाल है। बिहारियों को लगातार इंडी गठबंधन अपमानित करने, पूरे देश की राजनीति गरमा दी है।
बीजेपी ने इस घटना को लेकर तीखी प्रतिक्रिया जाहिर है और इंडी गठबंधन पर बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने सवाल उठाया है। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने भी इस घटना की कड़े शब्दों में निंदा की है और उनका आरोप है कि इंडी गठबंधन के नेता लगातार बिहार का अपमान करने में जुटे हैं, चाहे पीएम नरेंद्र मोदी की मां को अपमानजनक शब्द कहने का मामला हो या केरल कांग्रेस द्वारा ट्वीट किए जाने का मामला हो जिसमें बिहारियों की तुलना बीरी से की गई है, या फिर जम्मू कश्मीर में अशोक स्तंभ का अपमान करना। उन्होंने कहा कि जो इंडिया गठबंधन के नेता हैं उन्हें इस बात का जवाब देना चाहिए कि आखिरकार बिहार के साथ क्या हो रहा है। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव में बिहार की जनता इंडी गठबंधन के नेताओं को सबक सिखाएगी। हालांकि जो महागठबंधन के नेता हैं, इंडी गठबंधन के नेता हैं, वो इस पूरे घटनाक्रम की जांच करवाने की मांग कर रहे हैं। जो महागठबंधन के नेता हैं उनका कहना है कि जम्मू कश्मीर की सरकार को इस पूरे घटना की जांच करवानी चाहिए क्योंकि यह एक साजिश लगती है और अगर इसकी जांच हो जाती है तब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हालांकि जो अशोक स्तंभ का अपमान किया गया है उसकी निंदा सभी राजनीतिक दल के लोग कर रहे हैं। अब देखना होगा इस पर जो सियासत शुरू हुई है वह कहां जाकर थमती है, लेकिन निश्चित तौर पर जिस तरीके से यह घटना जम्मू कश्मीर में घटी है वह न केवल दुर्भाग्यपूर्ण है बल्कि इससे बिहार की गरिमा को भी ठेस लगा है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। बिहार का इतिहास गौरवशाली रहा है। ये महापुरुषों की धरती है, चक्रवर्ती सम्राट अशोक की भूमि है। एक से एक महापुरुषों ने यहां जन्म लिया और उनकी गाथा अमर रही है। लेकिन सबसे दुर्भाग्यपूर्ण तब लगता है जब इन महापुरुषों का अपमान होता है और हमारे विपक्षी मौन रहते हैं। हजरत बल दरगाह में जिस तरह से तोड़फोड़ की घटना हुई है ये काबिल मुजम्मत है, इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। लेकिन इस मामले में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी बिहार के संदर्भों से जोड़ करके इसको प्रस्तुतिकरण कर रही है और जब भारत के प्रतीक चिन्ह अशोक स्तंभ को बिहार के मामले से जोड़ करके प्रस्तुत किया जा रहा है तो इससे ही स्पष्ट होता है कि कहीं ना कहीं इसमें साजिश हुई है। भाजपा की सोच इतनी छोटी और घटिया हो गई है बिहार के प्रति कि हमारे अशोक चिन्ह को सिर्फ बिहार तक सीमित कर दिया है। हमारा अशोक चिन्ह न केवल बिहार में समूचे देश को गौरवान्वित करता है और देश का प्रतीक है। भारत के मुसलमान इस देश को धर्म से नीचे, अपने मजहब से नीचे क्यों समझते हैं? अशोक चक्र तोड़ना पूरे भारत की संस्कृति का अपमान है, संविधान का अपमान है और पूरे देश का अपमान है। कहाँ के थे सम्राट अशोक भाई साहब जिनके नाम पर अशोक चक्र है? ये बिहार के थे। इंडी अलायंस के लोग हमेशा जहाँ जहाँ इनकी सरकारें हैं बिहारी अस्मिता का मजाक उड़ाना, बिहारियों का मजाक उड़ाना और बिहार से जुड़े सम्मान और गौरव पर चोट करने का काम रह गया है। और वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि मैं कांग्रेस और तेजस्वी यादव से पूछना चाहता हूं कि बिहार का कितना अपमान करोगे, कितना गाली दोगे? गाली देते देते आपने प्रधानमंत्री की मां तक को अपशब्द कहलवा दिए। अशोक स्तंभ सिर्फ अशोक स्तंभ नहीं है, उससे भारत की भावना, भारत के संविधान की भावना, बाबा साहब आंबेडकर की आत्मा जुड़ी हुई है। पूरा बयान आपको सुनवाते हैं। यादव जी से पूछना चाहता हूं, बिहार को कितना अपमानित करोगे, बिहार को कितनी गालियां दोगे? अब तो गाली देते देते आपने प्रधानमंत्री की मां बहन को गाली दिलवाया और वही नहीं, स्टालिन को बुला करके गाली दिलवाया, रेवंत रेड्डी को बुलाया, उसके गाली। जो लोग बिहार को गाली देते रहे, जो लोग हिंदू धर्म को गाली देते रहे, उन लोगों को बुलवाया। अब जम्मू कश्मीर में अशोक स्तंभ, ये अशोक स्तंभ केवल अशोक स्तंभ नहीं है, भारत की भावना उसमें जुड़ी है, भारत के संविधान की आत्मा जुड़ी हुई है, बाबा साहेब अंबेडकर की आत्मा उसमें जुड़ी हुई है। अशोक स्तंभ जो है वो इस देश का प्रतीक है और उसको कोई खंडित करने वाले बिल्कुल नहीं, वो दंडित। क्या लगता है कि सर अब जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला वहाँ के माननीय मुख्यमंत्री हैं, आपकी जिम्मेवारी भी बनती है,
ऐसे सवाल पर जो संवेदनशील सवाल है, समाज में तनाव नहीं फैले, तो ऐसे सवाल पर राजनीतिक प्रतिक्रिया देने से बेहतर है कि सामाजिक सौहार्द को बरकरार रखिए। और चलिए इन्हीं तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।